नमस्ते। हर साल एक ऐसा दस्तावेज आता है जो देश की अर्थव्यवस्था का पूरा एक्सरे कर देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आर्थिक सर्वेक्षण की। आज हम 2025-26 के इसी सर्वे की परतों को खोलेंगे और यकीन मानिए, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। ये एक तरह से भारत का रिपोर्ट कार्ड भी है और आने वाले कल का रोड मैप भी। तो चलिए इस पूरी रिपोर्ट को 4 आसान हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अभी इकोनॉमी की सेहत कैसी है। फिर हम उस नई और बड़ी सोच को समझेंगे जो सरकार भविष्य के लिए अपना रही है। इसके बाद हम उन 3 इंजनों पर बात करेंगे जो हमारी ग्रोथ को रफ्तार दे रहे हैं। और आखिर में हम आगे की चुनौतियों और मौकों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की आर्थिक तस्वीर की। एक ऐसे समय में जब दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में उथल-पुथल मची हुई है, भारत को स्थिरता का द्वीप या आइलैंड स्टेबिलिटी कहा जा रहा है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? पर क्या ये दावा सच है? चलिए नंबर्स पर एक नजर डालते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 7.4%। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये वित्त वर्ष 26 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी ग्रोथ रेट है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत लगातार चौथे साल, जी हां, चौथे साल दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली मेजर इकोनॉमी बना रहेगा। ये वाकई एक बड़ी बात है। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। ये जो रफ्तार है ना, ये आगे भी बनी रहने की उम्मीद है। अगले साल यानी वित्त वर्ष 27 के लिए भी ग्रोथ रेट का अनुमान 6.8 से 7.2% के बीच है। मतलब ये कोई एक दो दिन की तेजी नहीं है, बल्कि आने वाले कई सालों के लिए एक मजबूत बुनियाद तैयार हो चुकी है। अब देखिए, ये टेबल हमें और भी गहरी बात बताती है। बात सिर्फ जीडीपी ग्रोथ की नहीं है। जरा दूसरे इंडिकेटर्स को भी देखिए। एक तरफ जीडीपी बढ़ रही है और दूसरी तरफ सरकार का घाटा, जिसे हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, वो कम हो रहा है। और जो सबसे अच्छी बात है वो है हमारे बैंकों की सेहत। ये जो जीएनपीए रेशियो घट रहा है ना, इसका मतलब है बैंकों का डूबा हुआ कर्ज कम हो रहा है। ये एक बहुत ही हेल्दी साइन है। तो सवाल उठता है कि ये ग्रोथ आ कहां से रही है? इसका इंजन कौन है? जवाब है हम सब। जी हां, हमारी अपनी घरेलू मांग। लोगों का जो खर्च है, जिसे टेक्निकल भाषा में प्राइवेट कंजम्पशन कहते हैं, वो जीडीपी का 61.5% हो गया है। ये 2012 के बाद का सबसे ऊंचा लेवल है। असल पावर हाउस तो यही है। चलिए अब आते हैं इस सर्वे के सबसे सबसे दिलचस्प हिस्से पर। यहां एक बिल्कुल नए नजरिए, एक बिल्कुल नई सोच की बात हो रही है। ये मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भरता से भी एक कदम आगे की बात है। लक्ष्य अब सिर्फ आत्मनिर्भर बनना नहीं है, बल्कि दुनिया के लिए इंडिस्पेंसेबल बनना है। मतलब एक ऐसा देश बनना जिसके बिना दुनिया का गुजारा ही ना हो। तो ये स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी, ये भारी भरकम शब्द आखिर है क्या? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, भारत दुनिया की सप्लाई चेन का वो जरूरी पुर्जा बन जाए जिसे अगर निकाल दिया तो पूरी मशीन ही ठप पड़ जाए। एक ऐसा नॉन सब्स्टिट्यूटेबल, मतलब जिसकी जगह कोई और ना ले सके, वैसा हिस्सा बनना। अब इस बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सर्वे एक बड़ी स्मार्ट 3 लेवल की स्ट्रैटेजी बताता है, जिसका नाम है अनुशासित स्वदेशी। देखिए, टियर 1 में वो चीजें हैं जो हमारे लिए तुरंत जरूरी हैं, जैसे दवाइयां, दालें। यहां आत्मनिर्भरता सबसे पहले चाहिए। फिर आता है टियर 2, जहां रणनीतिक फायदा लेना है, जैसे बैटरी सेल्स और सोलो वेफर्स में धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ाना। और आखिर में है टियर 3, जहां हमें ग्लोबल लीडर बनना है, जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियों के पार्ट्स या इंडस्ट्रियल मशीनरी में। तो यह हर चीज बनाने की होड़ नहीं, बल्कि एक बहुत ही नपी-तुली स्ट्रैटेजी है। और ये एक लाइन ये इस पूरी सोच को निचोड़ कर रख देती है। दुनिया को भारतीय खरीदने के बारे में सोचने से बिना सोचे भारतीय खरीदने की ओर ले जाना। मतलब वो स्टेज हासिल करना जहां लोग इंडियन प्रोडक्ट्स इसलिए नहीं खरीदें कि वो इंडियन हैं, बल्कि इसलिए खरीदें क्योंकि वो बेस्ट हैं। क्वालिटी, भरोसा, कीमत, हर पैमाने पर। तो हमने बड़े नंबर्स और बड़ी सोच की बात तो कर ली, पर ये सब हो कैसे रहा है? कौन से इंजन हैं जो इस गाड़ी को खींच रहे हैं? हमारी इकोनॉमी के 3 मेन पिलर्स हैं, सर्विसेज, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर। चलिए देखते हैं ये तीनों कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। ये डोनट चार्ट तस्वीर को बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, ग्रोथ का सबसे बड़ा ड्राइवर कौन है? सर्विसेज सेक्टर। जबरदस्त 9.1% की ग्रोथ के साथ ये सबसे आगे है। उसके पीछे इंडस्ट्री भी 6.2% की अच्छी रफ्तार पकड़े हुए हैं। और हमारी इकोनॉमी की जो नींव है, एग्रीकल्चर, वो भी 3.1% की एक सदी हुई ग्रोथ दे रही है। सर्विसेज सेक्टर तो वाकई हमारी इकोनॉमी का सुपरस्टार है। जीवीए मतलब इकोनॉमी में इसकी हिस्सेदारी 56% से भी ज्यादा हो गई है, जो कि एक रिकॉर्ड है।
और ये सिर्फ देश के अंदर की बात नहीं है, हम दुनिया के 7वें सबसे बड़े सर्विस एक्सपोर्टर बन गए हैं। पिछले साल का एक्सपोर्ट का आंकड़ा देखिए, रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अच्छा, सर्विसेज के साथ साथ हमारा इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी अब नई उड़ान भर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में 7% की तेजी आई है और इसका एक बड़ा क्रेडिट जाता है सरकार की पीएलआई स्कीम्स को। इन स्कीम्स की वजह से 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आया है और नतीजा आज देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल फोन बनाने में भारत एक ग्लोबल हब बनता जा रहा है। तो चलिए, अब हम इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। देखिए, कोई भी अच्छी रिपोर्ट सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं करती, वो चुनौतियों को भी सामने रखती है। तो अब बात करते हैं आगे के रास्ते की, चुनौतियों की और भविष्य के भारत की। सर्वे आज की दुनिया को समझाने के लिए एक बड़ा ही दिलचस्प फ्रेज इस्तेमाल करता है, मैनेज्ड डिसऑर्डर। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड तो है, लेकिन देशों के बीच भरोसा घट रहा है, टेंशन बढ़ रही है, सब कुछ जुड़ा भी है और बिखरा हुआ भी है। ऐसे माहौल में आगे बढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इस मैनेज्ड डिसऑर्डर से निपटना कैसे है? सर्वे इसका भी एक रास्ता सुझाता है, एक एंटरप्रेन्योरियल स्टेट का निर्माण। मतलब एक ऐसी सरकार जो सिर्फ फाइलें पास न करे, बल्कि एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचे, जो रिस्क लेने से घबराए नहीं बल्कि उसे मैनेज करे, जो इनोवेशन को आगे बढ़ाए और मुश्किलों में मौके तलाशे। तो भविष्य का रोडमैप क्या है? मोटे तौर पर 4 बातें हैं। पहला, अपने घर की डिमांड और इन्वेस्टमेंट को और भी मजबूत करना। दूसरा, बाहरी झटकों से बचने के लिए एक सेफ्टी नेट, एक बफर तैयार रखना। तीसरा, एआई जैसी नई टेक्नोलॉजी पर फोकस करना और लोगों को उसके लिए तैयार करना, मतलब स्किलिंग। और इन सब का सबसे बड़ा लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत बनाना। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या भारत इस मैनेज्ड डिसऑर्डर से भरी दुनिया में स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी का ये बड़ा और मुश्किल लक्ष्य हासिल कर पाएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा और ये इस पर निर्भर करेगा कि हमारी नीतियां कितनी असरदार होती हैं, हमारी क्षमताएं कितनी बढ़ती हैं और हम आने वाले सालों में कितने साहसी फैसले लेते हैं।